नमस्कार। मैं धर्मपाल धनखड़। आप देख रहे हैं खबरों की खबर न्यूज एंड व्यूज चैनल। आज बात करेंगे गुजरात के मोरबी में हुए दर्दनाक हादसे की। खबरों के मुताबिक इस हादसे में अब तक 141 लोगों की जान जा चुकी है, करीब 100 लोग घायल हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ के साथ सेना के तीनों अंगों के जवान लगे हुए हैं। इस सिलसिले में झूलते पुल का रखरखाव करने वाली कंपनी के मैनेजर समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। हादसे के बाद पुल के रखरखाव की ठेकेदार कंपनी, ब्रिज का रेनोवेशन यानी मरम्मत करने वाली कंपनी और नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। चर्चा में भाग लेंगे वरिष्ठ पत्रकार अनिल त्यागी, स्वतंत्र पत्रकार व विश्लेषक हेमंत अत्री और वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा, जो अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जल्दी जुड़ जाएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले त्यागी जी के पास जाना चाहूंगा। त्यागी जी, मोरबी में झूलते पुल हादसे को आप किस तरह से देखते हैं? इसके क्या कारण रहे? देखिए क्या है, मोरबी थोड़ी सी बड़ी डिफिकल्ट जगह है। वहां डैम था पहले, इससे पहले भी 1942 के आसपास वहां पे एक जो है बाढ़ आई थी बहुत भयंकर। तब भी काफी लोग मरे थे। जी। और उसमें चेक डैम्स बनाए हुए हैं, और चेक डैम्स जो है वो अपना काम करते हैं क्योंकि वहां पानी का थोड़ा सा इश्यू है। लेकिन मोरबी में सवाल क्या है? सवाल है मिसमैनेजमेंट का, सवाल है प्रशासन की ढिलाई का, सवाल है कि कोऑर्डिनेशन, जो सिविक एजेंसीज हैं उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है। और सवाल ये है कि जब आप एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को ठेका देते हैं, तो पुरानी कहावत है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। तो जब जिसका जो काम नहीं है, घड़ी बनाने वाली कंपनी कैसे ब्रिज का काम कर सकती है, ये मेरी समझ में नहीं है। जैसे आज भी बोलते हैं कि जो लोग ट्रक बनाते हैं उनकी कार नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि उनका काम ट्रक बनाना है, कार बनाना नहीं है। लेकिन लोग हैं, अब उसका क्या करोगे? और वहां जिस तरह की व्यवस्था हुई है, मतलब आप देखें कि जो 100 या 120 लोगों की क्षमता वाले ब्रिज पे अगर 600 लोग जाएंगे, वो इतना पुराना पुल था, उस पे जो लोग डांस कर रहे हैं, एक की टिकट 8 रुपए, 18 रुपए या 17 रुपए जो भी है, रुपए मैटर नहीं करता, और एक की कोई 150 रुपए की टिकट है। तो ये क्या है? क्योंकि ये एक भ्रष्टाचार का ज्वलंत उदाहरण है। ये पूरे देश में ही है। हाँ, जैसे कलकत्ता में अगर आपको याद हो तो पिछले से पिछले चुनाव में, चुनाव से पहले वो ब्रिज ही गिर गया। ये अनेक कहानियां हैं। और मैं आपको इसकी गहराई में अगर ले जाऊं तो पूरे देश के अंदर जो भी सड़कों का और पुलों का काम होता है, वो बिना भ्रष्टाचार के होता ही नहीं है। क्योंकि पूरे देश के अंदर जब इस तरह के ठेके छूटते हैं, तो उनमें ये तय हो जाता है कि 6% तो हम लेंगे और 3% वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का वो खर्चा है, 1% लोकल या 2% लोकल खर्चा होता है। जब ये सारी चीजें होती हैं, 11 से 12 13% का खर्चा होता है, और एक ठेकेदार को लगभग 30% के करीब बचता है, 30 से 35%। 35 में से 13% जब चला जाता है तो वो क्या करता है? वो घटिया सामान लगाता है। और घटिया सामान लगाने का नतीजा ये होता है कि जब आप पढ़ते हैं कि शिमला, दिल्ली और सोलन और शिमला के बीच में वो सड़क गिर गई और सड़क धंस गई या सड़क उड़ गई पानी से, तो वो इसलिए होता है क्योंकि तेल तो तिलों में से ही निकलेगा ना। तो जब आप भ्रष्टाचार ही शुरू में करते हैं और चालू हो जाता है और कोई इंस्पेक्शन नहीं करता, क्योंकि आउटसाइड बॉडी भी जो इंस्पेक्शन करने जाती है वो भी पैसे मांगती है खुला खुला, जो चीफ इंजीनियर, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर जाते हैं। और ये सारा का सारा अगर आप देखें, उसने ना परमिशन दी, ना डीएम की परमिशन दी। जबकि जनरली ये होता ये है कि जब इस तरह के पुराने विलेज हेरिटेज ब्रिज खुलते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का इंस्पेक्शन होता है, एजेंसी, नगर पालिका की एजेंसी उनको परमिशन देती हैं। लेकिन वो सब यहाँ कुछ नहीं हुआ। और ये गुजरात का ही नहीं, पूरे देश का हाल है। ये तो सवाल ये है कि आप किस तरह के म्युनिसिपल अथॉरिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, दिल्ली भी इससे अछूती है, दिल्ली भी इसी में शामिल है। लेकिन क्योंकि राजधानी है तो थोड़ी सी हल्की सी शक्ति है,
अदरवाइज यहाँ इंस्पेक्शन वगैरह यह सब काम भी पैसे से ही होते हैं। तो सवाल ये है कि मोरबी का कांड बेसिकली जो लोग मर गए उनको सबको श्रद्धांजलि, और बहुत दुखद है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है कि जो लोग जान से खेलते हैं और जिनको जान की परवाह नहीं है और एडमिनिस्ट्रेशन उनके ठेंगे पे है, ये गुजरात सरकार के लिए बड़ी चेतावनी भी है, चुनौती भी है। और आने वाले दिनों में क्योंकि इस तरह के और ब्रिज भी खुलेंगे, और ये जो उत्सव का माहौल है, वहां तो लोग ये कह रहे थे जब इस ब्रिज पे रोशनी जली और सब दिखाया, तो प्रचार ये हुआ ये काम तो सिर्फ मोदी ही कर सकते हैं, मोदी है तो संभव है। तो इस तरह की जब प्रचार और प्रसार में लगेंगे तो क्या करेंगे आप? ठीक बात। अमित जी, अमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मैं अमित जी से ही अगला सवाल कर रहा हूं। अमित जी, हादसे के बाद पुलिस ने ठेकेदार कंपनी के मैनेजर समेत 9 कारिंदों को ही गिरफ्तार किया है, जबकि एफआईआर में ठेकेदार कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों को छोड़ दिया गया। क्या जांच सही दिशा में चल रही है? धनखड़ साहब, अगर सरकार की दृष्टि से देखें तो जांच बिल्कुल सही चल रही है जी। लेकिन हम एक आम आदमी की दृष्टि से देखें, एक नागरिक की दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही लचर प्रक्रिया है। और ये पहला मामला नहीं है जी। भाई। आपने उपहार ट्रेजेडी देखी होगी, आपके तो सामने हुआ था क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं। तो उसमें 60 से ज्यादा मारे गए थे बच्चे लोग। तो क्या हुआ उसमें? जी। कितनों को सजा मिली, कितनों को उसमें वादी बनाया, वो सब छूट छाट गए, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इससे क्या हौसला बढ़ता है लोगों का भाई गलत काम करने का, सरकारी अधिकारियों का, कर्मचारियों का। भाई उसमें एनओसी नहीं दी गई थी, उसके बावजूद चल रहा था, रोका नहीं था। वही काम यहाँ हुआ है मोरबी में। भाई आप सबसे ज्यादा दोषी तो वो हैं जिन्होंने एनओसी दी, जी। या जिन्होंने एनओसी ना दी और उसके बावजूद पुल को खोल दिया गया। भाई उनका भी ये बनता है कि आप बिना एनओसी कैसे खोल सकते हो, उन पे एफआईआर दर्ज कराते वो लोग। अब बात एक और भी है धनखड़ साहब, दर्शकों को एक और मैं बता दूं कि मोरबी में ये पहला हादसा नहीं है इतना बड़ा। इससे बहुत बड़ा हादसा आज से लगभग 52 साल पहले हो चुका है। 11 अगस्त 1979 को, 79 को, तो मोरबी बांध सेकंड मच्छू नदी पे ही था, जिस नदी में ये दुखद हादसा हुआ है उसी नदी पे मच्छू बांध पार्ट 2 बना था। और वो टूट गया था, जिसमें ये कहते हैं कि 1,500 से लेके 25,000 लोगों की मौत हुई। ऑफिशियल आंकड़ा कभी सामने नहीं आया क्योंकि इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी, पूरा जिला उसकी चपेट में आ गया था जी। और उस समय ये कहा गया था, हमें भूगोल की जो पुस्तकें हैं, कि वो एक फॉल्टी डिजाइन के कारण टूटा था जी। बांध, क्योंकि जो कैलकुलेशन थी पानी का वजन धरती पे कितना आएगा तो वो गलत की गई थी, उसके कारण वो बांध टूट गया था। उसके बाद भी सबक नहीं लिया गुजरात सरकार ने, और खासकर जो अपना मोरबी जिले के प्रशासन ने, कि आगे इस तरह के हादसे ना हो। उसके बाद ये हादसा होना तो एक घोर लापरवाही ही कही जाएगी। तो बात यह है कि अब भी अगर नहीं चेते तो कभी नहीं चेतेंगे, इस तरह के हादसे होते रहेंगे और हम डिबेट करते रहेंगे। लोग वक्त थोड़ी देर के लिए कहेंगे गलत हुआ गलत हुआ, लेकिन उसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाएगा। स्थायी समाधान तभी हो पाएगा जो आपने शुरू में कहा मेरे से सवाल करते हुए, कि भाई जो इस तरह की जो चीजें हैं, जो अफसर हैं, वो कब फंसेंगे। जब अफसर पे कार्रवाई होगी तो मजाल नहीं कि कोई इस तरह का हादसा हो जाए, बिल्कुल नहीं। भाई आपने जो जिस कंपनी को ठेका दिया, आपने उसकी टेक्निकल बिड भी होती है, आपने देखी क्या? एक घड़ी बनाने वाली कंपनी है, पुल का एक रेनोवेशन कर रही है, तो ये कहाँ तक जायज है? उनके पास कितना अनुभव था, क्या उनके पास मैन पावर थी, क्या उनके पास संसाधन थे पुल को ठीक करने के लिए? और विदेशों में तो एक ये होता है कि सेफ्टी ऑडिट भी होता है। आपने अगर मान लिया सारे नॉर्म पूरे कर भी दिए तो उसके बाद भी सेफ्टी ऑडिट होता है कि कहाँ दिक्कत है। आपको ध्यान होगा कि गुजरात में एक हादसा हुआ था जिसमें साइरिस मिस्त्री, जो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर थे भारत के, जाने माने एक व्यवसायी थे, उनकी मौत हो गई थी बीएमडब्ल्यू हादसे में। जी। तो बीएमडब्ल्यू ने एक सेफ्टी ऑडिट कराया था उस रोड का, जहाँ पे उस
हादसा हुआ था, तो उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जो डेंजरस थे, जी जो एक व्हीकल चलाने वाले के ड्राइवर के लिए बड़े जानलेवा थे। उसके बाद पता चला था हमारे प्रशासन को तो कि यहाँ पे ये गलतियां हैं। तो ये सेफ्टी ऑडिट होना बहुत जरूरी है। मान लिया एनओसी दे भी दी तो उसके बाद भी सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए इस तरह की चीजों का। तो ज्यादा हम नहीं कहते, क्योंकि चुनाव का सीजन है और लोग बाग इसको कैसे भुनाएंगे तो ये जी। आने वाले समय में देखा जाएगा। जी हेमंत जी, ये अभी जैसे कि आपसे पूर्व अमित जी ने बताया, अनिल जी ने बताया, अनिल जी का कहना है कि इसके पीछे पूरा एक भ्रष्टाचार है। दूसरा अमित जी का कहना है कि भाई यहाँ जो है पूरी तरह से सेफ्टी नियमों की अनदेखी की गई। तो क्या आपको लगता है कि कोई कंपनी जिसको जिसको घड़ी बनाने का अनुभव हो वो पुल का रख रखाव करे, और इस तरह की नीति, क्या हमारे देश में कोई इस तरह के पुराने पुलों को लेकर के, उनके रखरखाव को लेकर के, उनको संचालन को लेकर के कोई नीति निर्धारित की भी गई है या नहीं? नहीं, देखिए धर्मपाल जी, ये तो इस देश का नया गवर्नेंस का मॉडल है। यहाँ पर एक घड़ी और कैलकुलेटर बनाने वाली, जो वॉल क्लॉक बनाने वाली जो कंपनी थी, वो एक्चुअली इसको मेंटेन कर रही थी, इसको चला रही थी। इसकी जो मरम्मत का काम है, जो इसका रेनोवेशन का काम है, वो दूसरी कंपनी की है। और गुजरात में नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान का जो नया गवर्नेंस मॉडल आया है पिछले 101 महीने में, ये उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। एक श्रीमान जी जिनके घर में कभी साइकिल भी नहीं बढ़ी, वो राफेल की डील के अंदर आपको पता ऑफसेट पार्टनर हो गए थे और वो दिवालिया है, वो मोदी जी के मित्र हैं। ये जो शख्सियत है यहाँ पर मिस्टर मनसुख पटेल, मनसुख पटेल के मोदी जी के साथ सैकड़ों फोटोग्राफ मिल जाएंगे आपको, सैकड़ों। उनका काम है घड़ियां बनाने का। आपके घर में भी होगी वो घड़ियां, तमाम घरों में वॉल क्लॉक्स और कैलकुलेटर बनाती है, के लिए बनाती है ये। ठीक है। इस केस में देखिए कितना शर्मनाक सारा कुछ ऑपरेशन हुआ है, सारा काम कैसे हुआ है। एक 5 अफसरों की कमेटी बनाई गई था। पहली बात तो यह कि हादसा हुआ, हादसा इसलिए हुआ कि एक ऐसी कंपनी को जिसकी कोई जवाबदेही नहीं थी, एक ऐसी नगरपालिका जिसका कोई सिक्योरिटी ऑडिट से कोई मतलब नहीं था, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं, जिस फर्म ने इसका जो रेनोवेशन का काम किया, और वो सारे का सारा। मेरा सवाल ये कि ऐसी कंपनी जिसकी कोई स्टैंडिंग नहीं थी, उसको ये काम दिया क्यों गया? पहली एक बात, इसके लिए कोई जवाबदेह होंगे ना, किसी ने दिया होगा और किसी ने कहने से दिलवाया होगा। उनका क्या हुआ? अब धनखड़ साहब अगले सवाल पे आ जाइए। इसमें आपने कहा कि 9 लोग अरेस्ट हो गए। मैं बताता हूं आपको कौन कौन अरेस्ट हुए हैं। एक तो क्लर्क जो कंपनी के थे, जो टिकट काट रहे थे, वो अरेस्ट हो गए वहां पे। 3 सिक्योरिटी गार्ड अरेस्ट हुए हैं, लेबर अरेस्ट हुई है, और 2 मैनेजर अरेस्ट हुए हैं। ये तो अरेस्ट का माहौल है। अब आप पूछेंगे साहब के जिस कंपनी में जो मनसुख भाई थे, जो एमडी है इस कंपनी के, उनका कहीं एफआईआर में नाम है? नहीं है। जिस कंपनी ने इसको, इस रेनोवेशन के काम को किया, वो है देव प्रकाश सॉल्यूशंस। उनमें से किसी का नाम एफआईआर के अंदर बाय नेम नहीं है। फिर एक कमेटी बनाई 5 अफसरों की, 5 अफसरों की कमेटी। उसमें नगर पालिका, बिल्ली को दूध का रिखवाड़ा बिठाया गया कि भाई आप बताइए हादसा क्यों हुआ। और उस कमेटी ने ऐसा कमाल किया जो हिंदुस्तान में कभी भूतों ने भविष्य थे। 8 अफसरों की, 5 अफसरों की कमेटी, और 25 मिनट के अंदर उन्होंने रिपोर्ट दे दी, और उस रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई। उस रिपोर्ट के अंदर किसी का भी नाम नहीं है, किसी का भी नाम नहीं है, ना किसी नगरपालिका के अधिकारी का, ना नगरपालिका के इंजीनियर का, ना डिप्टी कमिश्नर का, ना उस महकमे के विभाग प्रमुख का जिसने ये टेंडर पास किए थे 2 करोड़ के, और कहीं कुछ नहीं। और इससे भी जो शर्म निरपेक्ष बात जो आज होने जा रही है, शर्म निरपेक्ष कह रहा हूं मैं, ध्यान से जाइएगा शब्द पे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच रहे हैं। वहां पर आज क्या हो रहा है पता है आपको? आपका दिल दहल जाएगा जो वहां पर हो रहा है। जिस हॉस्पिटल के अंदर 2 दिन से 100 शव पड़े थे, 141 मौतें हुई, उसको सजाया जा रहा है, उसमें रंग रोगन हो रहा है, उसमें पुताई हो रही है, उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसके अंदर वाटर कूलर लगाए जा रहे हैं, उसके अंदर बेड लगाए जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री, मैं आपको होता आपको लाइव पिक्चर्स भेज देता हूँ। इस देश के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ, वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, और ये बड़ी वहां पर बात है कि मतलब मरीजों का, घायलों का इलाज करने की बजाय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए अगर अस्पताल का रेनोवेशन किया जा रहा है, पेंट किया जा रहा है, साज सजा हो रही है, तरीके से उचित नहीं। मतलब ऐसी चीज आपने इस देश के अंदर शासन और सत्ता के नैतिक पतन का
इससे ग्लेरिंग एग्जाम्पल, अनिल जी बैठे हैं, वरिष्ठ साथी हैं, आप भी वरिष्ठ हैं, आपने सारी दुनिया देखी, हम तो चलो आपसे बहुत छोटे हैं। इस तरह का नैतिक पतन, प्रधानमंत्री यहाँ भी इवेंट क्रिएट करने जा रहे हैं। परसों रात को हादसा हुआ था, कल वो पूरा दिन गुजरात में थे, इस जगह से 500 किलोमीटर थे, दिन में वो वर्दियां बदलते रहे, कल क्यों नहीं आए वो? जी, सरकार की बेशर्मी देखिए, गुजरात सरकार की, एक ऑर्डर निकाल दिया कि इस हादसे के अंदर जो लोग मारे गए हैं दुर्भाग्य से, उनका पोस्टमार्टम नहीं होगा। मुझे एक बात चाहिए धनखड़ साहब, किसी व्यक्ति का अगर इंश्योरेंस है और कल को डेथ के बाद उसका परिवार क्लेम करेगा, वो सबसे पहले क्या मांगती है? इंश्योरेंस क्लेम के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। सही बात। ये कुपड़ों की सरकार है क्या? जिस सरकार को ये समझ नहीं है कि टेंडर कैसे दिए जाते हैं, उसकी सेफ्टी ऑडिट कौन करता है, हादसा हो जाए तो कार्रवाई क्या होती है, और अगर मान लीजिए जवाबदेही तय होनी है तो वो किसकी होनी है? ऐसा काम आपने कभी देखा है धर्मपाल जी? कभी मैंने तो अपने जीवन में अभी तक इस तरह का जवाबदेह प्रशासन मैंने नहीं देखा, और इस तरह का काम करने का तरीका हमने नहीं देखा है, जो कि किसी भी हादसे के बाद जरूरी है कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, और पोस्टमार्टम नहीं किया जाना जो है वो न्यायिक दृष्टि से भी गलत है। ये आप ये देखिए, जिस व्यक्ति का दुखद निधन हुआ है उसका परिवार कल को इंश्योरेंस का क्लेम मांगेगा, सबसे पहले क्या मांगता है इंश्योरेंस कंपनी? आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाइए। हादसे में क्लेम तो मांगा ही जाता है, सरकार से भी मांगा जाता है, और इंश्योरेंस कंपनी से जिनका है बीमा वो तो मांगेंगे। और एक्सीडेंटल बीमा जो कि सरकार खुद करती है, जिसके पैसे अकाउंट से काटे जाते हैं, उसके लिए ये भी जरूरी है। अब मैं अनिल जी के पास जाना चाहूंगा। अनिल जी, ऐसे हादसों पे राजनीति करने की देश में परंपरा रही है। अब इस हादसे के बाद भी विरोधी पार्टियां बयानबाजी कर रही हैं, जबकि भाजपा विरोधियों को इस हादसे पर राजनीति नहीं करने की सलाह दे रही। देखिए, राजनीति तो होगी क्योंकि चुनाव है जी, और चुनाव के टाइम में ये बिगाड़ विघ्न आ गया है, तो इस पे राजनीति तो करेंगे और सब राजनीति करेंगे उसमें। अच्छा, क्योंकि आपको घटना को रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट में जो कमियां श्री साहब ने बताई हैं वो सब अखबारों में आ रही हैं और अखबार वाले लिख रहे हैं, मेरी वहां के अखबार वालों से बात हो रही है, तो वो कह रहे बहुत बिजी हैं वो, क्योंकि ये बड़ा मोटा मोटा काम तो पता चल ही गया कि इस ब्रिज में क्या खामी थी, लेकिन अभी क्योंकि चुनाव है तो इसको आप भी भुनाएगी, कांग्रेस भी भुनाएगी, और बीजेपी तो खैर जो गोदी मीडिया कर रहा है, गोदी मीडिया तो कल से ये लगा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी बड़े व्यथित हैं, उनका दिल बड़ा द्रवित है, और आज जो सारे अखबारों में पेज 1 पे खबर भी छपी है, उसमें एक अलग से सब अखबार वालों ने बॉक्स बनाया है कि प्रधानमंत्री जी बड़ी पीड़ा में हैं, और प्रधानमंत्री जी ने एक सेंटेंस यूज किया है, शब्द यूज किया है कि मैं पीड़ित हूं, लेकिन कर्तव्य पथ पर ये सब काम तो मुझको करने ही पड़ेंगे, मेरा मन तो नहीं था इनको सबको उद्घाटन करने का। तो जब इस तरह की बातें करेंगे तो क्या होगा? हालांकि कल होना तो ये चाहिए था कि जब 140 लोगों की मृत्यु का समाचार जैसी आया तो प्रधानमंत्री को सारे कार्यक्रम स्थगित करके कहीं एक जगह बैठ के उस सारे इंतजाम को खुद देखना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री जाने से हड़बड़ ज्यादा होती है और अवस्था ज्यादा होती है, खुद बैठकर जाने के बजाय उसको एक कंट्रोल रूम में बैठ करके सारा, अगर दिल्ली आने का, हालांकि ये काम दिल्ली से भी हो सकता था क्योंकि प्रधानमंत्री की उपस्थिति हर जगह जरूरी नहीं होती, ये काम तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसपी और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर तीनों को एनडीएमए की, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है स्टेट की, उन सबके साथ कोऑर्डिनेट करा करके वॉर लेवल पे आपने मिलिट्री भी भेज दी, वहां नेवी भी भेज दी, सब काम कर दिया, लेकिन वहां इस समय ऐसा हौच पौच है, किसी को कुछ ही नहीं समझ में आ रहा, और कोऑर्डिनेटेड जो एफर्ट वहां होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अब प्रधानमंत्री के जाने से जब हॉस्पिटल की लिपाई पुताई हो रही है तो ये समझ सकते कि हॉस्पिटल भी कितना बढ़िया था, विश्व गुरु बनाने जा रहे हो आप देश को, और आप दावा करते हो गुजरात मॉडल का पूरी दुनिया के अंदर, अगर आपका हॉस्पिटल आपके जाने से रंगाई पुताई से उसकी तस्वीर बदलने की बात हो रही है तो इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता, इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगा। बिल्कुल ठीक बात है। अमित जी, देश में पहले भी इस तरह के हादसे होते रहे, जैसे कि आपने पहले भी बताया था, और मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन के नजदीक जो पैदल पार पथ बह गया था, उसमें भी 6 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद भी कोई मानक नीति देश में नहीं बनाई गई है जिससे इस तरह के हादसों को टाला जा सके।
इस पर आप क्या कहें? देखिए धनखड़ साहब, इस सब के पीछे क्या है, मूल क्या है वो समझना होगा। इन सब के पीछे मूल है लालच। बिल्कुल। भाई जब तक ये लालच खत्म नहीं होगा, भाई आप अगर ठेका देते हैं, आप अगर टेंडर छोड़ते हैं मान लिया 10 करोड़ का, जी। तो उसमें बंदरबाट तो हो ही जाती है, 4 करोड़ की तो हो ही जाती है, 1 करोड़ बचता है उसमें आप क्या, ये आप कितना काम कर लोगे, आप उसमें कितनी सेफ्टी की वो कर लोगे। और वो जी। मजबूरी होती है ठेकेदार की भी देना, ठीक है ना। जब तक इस पे लगाम नहीं कसी जाएगी। देखिए चीन आज सिरमौर क्यों है, भाई अमेरिका चीन से क्यों डर रहा है। भाई आप शुरुआत में हम पढ़ते थे 90s के टाइम कि वहां सरेआम स्टेडियम में गोली मारी जाती थी भ्रष्टाचारियों को, और खासकर स्त्री कंस्ट्रक्शन में जो अनियमितताएं बरतते थे। और वो एक संदेश होता था कि भाई आप अगर गड़बड़ करोगे तो आपको सरेआम गोली मार दी जाएगी। तो उसमें बहुत सारे पहलू हैं। मैं न्यायिक प्रक्रिया पे ज्यादा नहीं कहना चाहता अपने यहाँ की, लेकिन पुलिसिया जो व्यवस्था है, जो अपना वहाँ पुलिसिंग है, तानाशाही है और लोकतंत्र में तो नहीं चलती है। तो और जी मैं नहीं बोलना चाहूंगा। हाँ। तानाशाही की बात नहीं कह रहा हूँ। हमारा जो कानून है उसकी इन्फोर्समेंट ही अगर ढंग से हो जाए। अभी जो बात चल रही थी कि भाई यहाँ कैसे लीपापोती हुई, भाई ये लीपापोती ना हो, अगर ढंग से इन्हीं कानूनों के तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर ढंग से कार्यवाही हो जाए। भाई इसमें एक ये किया है इन्होंने कि मेरे ख्याल से अ, जो मौत का मामला है वो लापरवाही से है, लापरवाही से मौत की मामला दर्ज किया है। लेकिन लापरवाही नहीं है, ये तो जानबूझ के हत्या का प्रयास है ये तो। जी। भाई आपको पता है, भाई एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि भाई हद से ज्यादा वहां पे चढ़ गए थे, एक ये तर्क आया है 142 सरकार की तरफ साल से। पुराना पुल है, हाँ उसका रख रखाव भी हाँ, समय से होना है। क्षमता की। और अरे जब तो भाई उसकी बालूबाजी जिम्मेवारी लागू है किसकी वहां है। पर। भाई ये टोल भी लगा रखा है इस पे 15 रुपए का या 17 रुपए का। भाई कुछ पर्चियां आई हैं उन पे 17 रुपए भी लिखा हुआ है, कुछ पर्चियां उस पे 15 रुपए भी है। वहां भाई आप बिल्कुल पैसे दे के चढ़ा रहे हो लोगों को, तो आप आपके पास ये रिकॉर्ड नहीं है कि आप कितने लोगों को चढ़ा रहे हो, आपके पास ये व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या है कि कुल मिला के सबके पीछे लोभ है, लालच है। जब तक इन पे लालचियों पे अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी और इस तरह की चीजों को आप हत्या का मुकदमा, भाई आपको जानबूझ के हत्या करने का मुकदमा दर्ज नहीं करोगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि इन पे लगाम लगेगी। हेमंत जी जी, धनखड़ साहब। आखिरी टिप्पणी इस डिबेट में मैं आपसे चाहूंगा कि आखिर सरकार क्यों लोगों के जीवन को लेकर गंभीर नहीं है? बहुत ही वाजिब सवाल है धनखड़ साहब, लेकिन इसमें एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा, जो सरकार की प्राथमिकताओं का सवाल है। सरकार की प्राथमिकता लोगों का जीवन और लोगों की सुरक्षा है ही नहीं। सरकार की प्राथमिकता है इलेक्शन की फाइनेंसिंग, चुनाव को जीतना और हर चीज को मास्टर स्ट्रोक में बदलना। शाम तक जब पहुंचेंगे आज, तो आप देखिएगा कि आज शाम तक कुछ बेशरम टीवी चैनल आज भी इसको मास्टर स्ट्रोक और तमाम तरह की बकवास करेंगे। इस देश के आम व्यक्ति का, आम जनमानस का जो संवेदनशीलता थी, ये सरकार उसको टेस्ट कर रही है। उसको टेस्ट करने का तरीका क्या है? इस तरह के संवेदनहीन कारनामे जो ये चल रहे हैं। मुझे आप एक बात है, पिछली डिबेट जब हम कर रहे थे, अनिल त्यागी जी ने बताया कि गुड़गांव के अंदर क्या होता है जब बारिश होती है या कुछ भी होता है। पूरे देश के स्तर पर जो भी टोल रोड्स बने हैं, क्या किसी एक की भी स्पेसिफिकेशंस पूरी है? एक की भी सुरक्षा के मानक पूरे हैं? आज सड़क बनाते हो, आज आप इवेंट क्रिएट करते हो, आप उस पर राफेल उतारते हो और 3 दिन बाद वो सड़क धंस जाती है। आपने धनखड़ साहब सुना होगा वेस्टर्न यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर 152D अभी नया एक बना है, हाईवे बना है नारनौल से चंडीगढ़ तक। उस पर सब जगह सोलर लाइटें लगी हुई है, हर 50 मीटर पे। मैं उस पर 3 बार गुजरा, एक भी लाइट नहीं जलती है रात को। सोलर लाइट में तो कोई खर्चा नहीं आता। उस सड़क के अंदर कितनी इम्बेलेंसिंग है। और दिल्ली से चंडीगढ़ का जो हाईवे अगर आप देखेंगे, 20 जगह से कंस्ट्रक्शन चल रही है उसके ऊपर, और टोल उस पर 30 साल से लिया जा रहा है वाइडनिंग के नाम पर, जबकि रोड पूरा ब्लॉक है। अब नया कारनामा क्या है कि सरकार ने जवाबदेही का जय ही मिटा दिया अपने संविधान की किताब से। सिर्फ कमाइए, हमारे साथ मिलकर कमाइए, हमसे पूछ के कमाइए, हमारे चुनाव में फाइनेंस कीजिए और कमाते जाइए। ये इस देश का मॉडल है। यहां पर कोई अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं है। अब ये कल्पेबिलिटी किसी की नहीं। आप ये बताइए, इतना बड़ा हादसा हो गया, 141 लोग मर गए हैं और अभी तक FIR में किसी का नाम ही नहीं। आप उन गार्ड्स को बेचारों को पकड़ करके
क्या निकालना चाहते हैं और क्या संदेश दे रहे हैं गुजरात के लोगों को और देश के लोगों को? जो बंगाल के अंदर हुआ था वो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड था। ये क्या है मोदी जी बताएंगे किसी को? फ्रॉड ही है। और नहीं, मैं आपको ये उससे भी बड़ा फ्रॉड है। जब एक अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिल जी, मैं हरियाणा में जब ये शेख चिल्ली के शहर में बाढ़ आई तो मैं इसके एक हफ्ते पहले ये देखने गया कि ये बाढ़ आई क्यों। मैंने अपने वहां लोगों को बात किया तो अरावली से जो नाला आता है और नाला वो 100 फुट गहरा है, आप कल्पना करोगे उस नाले पे मकान बना दिए बीचों बीच घेर के, और उसका पानी रुक जाता है क्योंकि पानी वो नजफगढ़ ड्रेन में जो आना चाहिए वो आता नहीं और सारा गुड़गांव का पानी ब्लॉक हो जाता है। अब अगर गुड़गांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर वो नाले को मकानों को हटाती है तो वहां 1000 के करीब लोग रहते हैं, 1000 वोट का नुकसान है। लेकिन ये फैसला तो खट्टर साहब को करना पड़ेगा। और मजे की बात यह है उस नाले पे ब्यूटिफिकेशन का काम एक एनजीओ को दे दिया है। मतलब जब प्रशासन मिलकर के लालच में, जो अमित भाई ने कहा कि ग्रीड है, जब लालच से एक पूरा का पूरा शहर बरसात में बाढ़ में आ जाता है और उसका निदान मालूम है लेकिन उसका निदान नहीं करने को तैयार है, तो आप क्या कहोगे? अहमद जी 2 मिनट का समय है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, त्यागी जी बीच में आगे थे, मैं फिर इसलिए इसमें सवाल ये है, तो त्यागी जी ने जो बात कही ना उसी को आगे बढ़ाते उन्होंने कहा कि शेख चिल्ली का शहर, इसको आप मिलेनियम सिटी कहते हैं धनखड़ साहब। और क्या हरियाणा के किसी पॉलिटिशियन की औकात है कि वो जो अरावली के अंदर पूरे के पूरे जो कब्जे हो रहे हैं, क्या कोई हरियाणा का पॉलिटिशियन उसको हिलाने की सोच भी सकता है? हरियाणा के पॉलिटिशियन कब्जे करवा सकते हैं, कोर्ट के आदेश है और सुप्रीम कोर्ट की रोक है जी, उसके बावजूद कुछ नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद लगातार माइनिंग होती है वहां पर पूरे अक्रॉस। आप पंचकुला, यमुनानगर से पंचकुला से शुरू कीजिए और नारनौल तक लगातार माइनिंग होती है। वहां पर अवैध कब्जे हैं। वो फार्म हाउसेज मेरे रात के तो हो नहीं सकते, वो किन के हैं? वो हरियाणा वालों के कहने से टूटेंगे नहीं। तो सवाल ये है कि इस पूरे सिस्टम को इतना करप्ट और क्रुक कर दिया गया है कि इसमें कोई अगर चाहेगा भी तो वो भी इसमें इंटरवेंशन नहीं कर सकता। इसका एक ही तरीका है कि आप और मैं और आम आदमी जब तक इन चीजों को नहीं उठाएगा। गुजरात में आप देखिए, गुजरात में जो स्थिति अब हुई है, किसी विपक्षी पार्टी ने बिलो द बेल्ट हिट नहीं किया है। राहुल गांधी ने तो यहां तक भी कह दिया कि ये पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, मृतकों की आत्मा पे मैं कोई वो नहीं करना चाहता। और वही प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है। अभी तक आम आदमी पार्टी ने भी ऐसा कोई ऑफेंसिव बयान नहीं किया है। सवाल केवल इतना है, अगर राजनीतिक पार्टियां राजनीति नहीं करेंगी तो वो क्या करेंगी? धर्मशाला चलाएंगी? क्या राजनीति करने का अधिकार केवल नरेंद्र मोदी को है? क्या इस देश में सिंगल पार्टी रूल है? ये सवाल समझने होंगे। जब आप यमुना के अंदर, गंगा के अंदर कोविड में लाशें बह रही थी, उसको तो आपने मास्टर स्ट्रोक तक के तौर पे करके चुनाव जीत लिया। इन 141 की लाशों पर भी राजनीति करेंगे क्या? ये अगर राजनीति का मुद्दा नहीं है तो मैं ये कहता हूं ये राजनीति का मुद्दा होना चाहिए। लोगों की सुरक्षा भी राजनीति से जुड़ी हुई है और इससे किसी को कोई दिक्कत है तो रहे, इसमें भी कोई परेशानी नहीं। आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि समय अब हमें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है। कुल मिलाकर हादसे के लिए पुल का रखरखाव करने वाली कंपनी, मरम्मत करने वाली कंपनी और नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस को इनकी भूमिका को भी जांच के दायरे में लेना चाहिए। इस हादसे की जांच न्यायिक आयोग से करवानी चाहिए। साथ ही जांच के निष्कर्षों के आधार पर भविष्य के लिए नीति व नियम निर्धारित किए जाने चाहिए। आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।